कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ऊपर आगे करना पड़ना ले जाइए कर थोड़े पैर कर ले। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्वेदं, नमो अज्ञानं, नमो लोय सव साहुनम।
एसोपंच नमोकारो सर्वपाव पराश्च मंगलम च सर्वेश्वरं हो आचार्य भगवान, अहो ज्ञान के महासागर है, अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। जय जिनेन्द्र। प्लीज एक बार सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रथमोपशम सम्यक्त के जो प्रक्रिया है, मतलब पहले तो हमने देखा था एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन उसको प्राप्त कर सकता है, उसकी प्रक्रिया कौन स्टार्ट कर सकता है, वो एलिजिबिलिटी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। औपशमिक सम्यक्त के भेद देखे थे, उसमें हमने प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम दो नाम देखे थे। प्रथमोपशम सम्यक्त में क्या होता है, प्रथमोपशम में D3 मतलब दर्शन सप्तक में से दर्शन त्रिक का तो क्या होता है, उपशम होता है प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम दोनों में। और डिफरेंस आता है प्रथमोपशम द्वितीयोपशम में कहाँ पर, अनंतानुबंधी चतुष्क में। अनंतानुबंधी चतुष्क में मतलब A4 का प्रथमोपशम में क्या होता है, क्षयोपशम, और द्वितीयोपशम में क्या होता है, क्षय होता है। क्षय हो गया मतलब A4 की जो सत्ता है वो आत्मा से निकल जाती है। और उसमें प्रथमोपशम में क्या होता है, क्षयोपशम होता है। ठीक है, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी मैं कि अच्छा, एक बार हम प्रोसेस आगे देखेंगे, फिर इसमें ये मतलब इसका आंसर मैं बाद में देना चाहती हूँ आपको। मैं क्वेश्चन सामने रख देती हूँ और फिर जब हम प्रथमोपशम में, अगर हम अभी आगे देखते हैं प्रथमोपशम की प्रोसेस जब भी कंप्लीट होती है, 3 करण की प्रोसेस समझने के बाद हम जब प्रथमोपशम की प्रोसेस देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई थी जिसमें ये आंसर मिल सकता है, तो वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि प्रथमोपशम सम्यक्त में हमने क्या बोला, अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षयोपशम है। एक बार प्लीज म्यूट कीजिए। प्रथमोपशम सम्यक्त में A4 का क्षयोपशम है और द्वितीयोपशम में क्षय है। ठीक है, पर दोनों में अगर D3 की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें दर्शन त्रिक में क्या आ गया, मिथ्यात्व वेदनी भी आ गया, सम्यक वेदनी भी आ गया और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी भी आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बता रही हूँ, जो मैंने पढ़ाया है उसका ही एक पार्ट है, उसी का ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो दर्शन त्रिक में बात की गई है, उसमें क्या बोला, प्रथमोपशम सम्यक में सम्यक वेदनी की भी बात की है और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की भी बात की है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादि मिथ्या दृष्टि की प्रोसेस हम देख रहे हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि भी प्रथमोपशम प्राप्त कर सकता है और सादी मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि की जो हम बात कर रहे हैं उसके पास तो सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की क्या नहीं है, सत्ता ही नहीं है। ठीक है, तो जब सत्ता ही नहीं है तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रथमोपशम सम्यक्त में पूरा D3, पूरा की पूरा D3 का क्या हो रहा है, उपशम हो रहा है। अगर अभी आपने अगर अभी किसी को ये आंसर पता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। हाँ, जब वो मतलब मिथ्यात्व से सम्यक्त करता है, त्रिपुंज करता है ना, तो उसी टाइम उसकी सत्ता आ जाती है। बाद में यथा प्रवृत्तिकरण के टाइम पे उसकी सत्ता आ जाती है ना, तो उसके बाद से फिर दशम त्रिक का उपशम करता, तब सम्यक्त प्राप्त होता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मतलब एक थोड़ा सा हाई लेवल का आ गया, पर अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है त्रिपुंज क्या होता है और सत्ता क्रिएट कैसे होती है, ये सब अभी अब प्रोसेस अगर नहीं भी पढ़ा तो आपको मतलब ऐसा बोल सकते हैं जय जिनेन्द्र। हाँ, ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव आगे जाके कभी ना कभी वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव बनेगा, इसलिए इसकी सत्ता बताई। हेलो, नहीं नहीं, सादी मिथ्या की सत्ता निकल मतलब जाती, प्रथमोपशम की प्राप्ति ही तब होती है जब जीव के 26 की सत्ता होती है। एक मिनट, हम PDF साथ साथ में लेके चलते हैं। इसमें देखिए आपको एक लाइन आएगी यहाँ नहीं, पर, इसमें हाँ लाइन पड़ी थी ना कि 3 करण करता है, पहले वो प्रथमोपशम की प्राप्ति के लिए 3 करण करता है, तो उस समय उसको
मतलब 3/28 की सत्ता हो जाती है, तब वो ठीक है, सब अब एक हम साथ तो नहीं हाँ करते सब हैं प्लीज। तो दूसरे अनम्यूट हुए हैं, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर हमने इसके भी बाद में है ना, हाँ, यहाँ पर एक लाइन देखी है, उपर्युक्त जीवों के प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्ति के प्रथम समय में मोहिनी कर्म की सत्ता कितनी हो जाती है? 28 प्रकृतियों की हो जाती है। मतलब अभी तक भले ही उसके 26 प्रकृति है, अभी तक उसके पास दोनों प्रकृति की सत्ता नहीं है, पर जैसे ही वो प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करता है, प्रथम समय में ही उसकी सत्ता कितनी हो जाती है? 28 की हो जाती है। तो जब उसकी प्रथमोपशम सम्यक्त की अवस्था होती है, उस अवस्था में हम कहेंगे कि इसका क्या होता है? उपशम होता है। मतलब उस अवस्था तो फर्स्ट समय में ही जब उसकी सत्ता 28 हो गई। कोई कुछ आंसर दे रहा है क्या? प्लीज म्यूट कीजिए ना एक बार। ठीक है, तो ये बताया है कि फर्स्ट समय में ही, मतलब क्या हुआ कि जब तक प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त कर रहा है तब तक वो जीव क्या है? मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसके पास 26 की सत्ता है। और जब वो प्रथमोपशम प्राप्त कर लेता है और फर्स्ट समय से ही उसकी सत्ता क्या हो जाती है? 28 की हो जाती है। तो प्रथमोपशम की सम्यक्त की अवस्था में उसके पास सम्यक वेदनी भी रहता है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी भी रहता है। और जब सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी रहता है तभी वो सम्यक्त्व की कैटेगरी में आता है। वरना प्रथमोपशम प्राप्ति के मतलब जस्ट जैसे फर्स्ट समय में 28 हो गई, तो प्रथमोपशम के एक समय, प्राप्ति के एक समय पहले की भी अगर हम बात करें तो भी वो मिथ्या दृष्टि ही कहलाता है, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव ही होता है। ठीक है, कौन प्राप्त हुई, भले ही वो इतना प्रोसेस हाई कर रहा है, मतलब ऐसे सोचने वाली बात है कि अगर मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके अनंत अनंत विशुद्धि वाले अध्यवसाय कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव, इनफैक्ट मैंने उस दिन ये भी बताया था कि जो अभव सिद्धिक जीव है वो भी यथा प्रवृत्तकरण करता है। दीदी जो साध्य मिथ्या दृष्टि है उसका फिर उसके कितने कर्मों की सत्ता रहेगी? साधी मिथ्या दृष्टि की, हम्म साधी मिथ्या दृष्टि की अभी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि साधी मिथ्या दृष्टि वो बना कैसे है? वो साधी मिथ्या दृष्टि इसलिए कहलाया है कि उसकी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व की आदि हुई है, मिथ्यात्व वेदनी की, मतलब मिथ्यात्व वेदनी एक बार उसका उदय खत्म होके वो ऊपर के गुण स्थानों के बाद वो स्टार्ट हुआ, इसीलिए उसको साधी मिथ्या दृष्टि दिया। पर जहां तक मुझे ध्यान में, प्लीज अगर मैं गलत हूं ना तो जिनको सही ध्यान में वो बता देना। हाँ, जहां तक मुझे ध्यान में ऐसा होता है कि साधी मिथ्या दृष्टि क्यों उसके वापस से उसको प्रथमोपशम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक क्या होता है, वो मिथ्यात्व की अवस्था में रहता है और उसके मतलब एक प्रोसेस होती है उद्वल्ला वगैरह की, उसमें क्या होता है, सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता जा चुकी होती है। एम आई करेक्ट? जिनको तो ध्यान में है, इसके भी अभी 26 की सत्ता है। हाँ उनकी ठीक की ही सत्ता होती है, क्योंकि उनकी दो ठीक सत्ता रिमूव हो गई ना। मतलब अच्छा अनादि ठीक मिथ्या दृष्टि की भी ठीक 26 है, साधी मिथ्या दृष्टि की भी 26 है। पर साधी क्यों है? क्योंकि वो पहले, बहुत टाइम पहले, एकदम सिंपल भाषा में कहें तो बहुत समय पहले वो सम्यक को प्राप्त किया था, पर बहुत लंबा टाइम ऐसा गुजर जाता है जिसमें वो सम्यक का स्पर्श नहीं करता, बहुत लंबा गैप हो जाता है, तो उस वजह से उसकी जो दोनों सत्ता है वो निकल जाती है, ठीक ठीक सम्यक ठीक है वेदनी और दीदी। मिथ्यात्व वेदनी ठीक की। ठीक ठीक है, तो कौन कौन से जीव, तो बस ऐसा याद रख लेना, आपको अगर प्राप्ति की योग्यता पूछ रहे हैं तो आपको इतने बड़ा जो भी लिखना है वो एक तरह के बस याद रखने के लिए फर्स्ट पॉइंट याद रखना चारों गति के, सेकंड याद रखना सन्नी पंचेंद्री, थर्ड याद रखना पर्याप्त जीव, फोर्थ याद रखना मिथ्या दृष्टि जीव। अब मिथ्या दृष्टि अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, साथ हो सकता है, पर कोई भी सम्यक दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त नहीं करेगा। डन, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करने की जो 3 प्रोसेस होती है। ये एक बात ध्यान रखना, जो पर एक, ठीक है, एक बार यथा प्रवृत्तकरण भले ही आपके लिए नया हो, बट अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण आपने सुना हुआ है। तो ये अपूर्वकरण जो हमने 8वें गुणस्थान में बात करी थी, उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि 8वां गुणस्थान वाला जो अपूर्वकरण है वो सम्यक अवस्था का होता है, और जिस अपूर्वकरण की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कौन सा जीव कर रहा है? वो मिथ्या दृष्टि जीव कर रहा है। ठीक है, तो वहां से बिल्कुल रिलेट मत करना, मतलब रिलेट तो क्या कि वहां से कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पर हमने अपूर्वकरण ऐसा ऐसा पढ़ा था और यहाँ पर ऐसा ऐसा है। जनरली प्रोसेस आपको लगभग सेम दिखेगी, पर दोनों में
डिफरेंस है। ये मत समझना कि 8वें गुण स्थान में जीव अपूर्वकरण करता है इसीलिए उसको अपूर्वकरण गुण स्थान भी बोलते हैं। 5 कार्य अपूर्व करता है। तो वो यहाँ पर उसमें एक बात और आपको डिफरेंस मिलेगी, आगे आप देखोगे वहां पर 8th गुण स्थान में जो हमने पढ़ा था डेफिनेशन में 11 चैप्टर में कि 5 अपूर्व कार्य करते हैं, इसीलिए इस गुण स्थान को क्या कहते हैं, अपूर्वकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर 5 अपूर्व कार्य होते हैं और यहाँ पर 4 होते हैं। यहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि अवस्था होती है उसमें गुण संक्रमण नहीं होता, ये हम आगे देखेंगे, प्रोसेस जब लंबी देखेंगे तब। ठीक है, तो वहां ऐसा होता है और यहाँ नहीं होता, मतलब ये वाला वहां होता है, ऐसा कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना। ये 3 प्रोसेस अलग है और वहां पे अलग समझना। ऐसे ही यहाँ पर जो अपूर्व वाली बात है वो अपूर्व ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कहा गया है कि ये 5 ही प्रोसेस करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये यहाँ पर बात अभी अपूर्व की जो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ लिया गया अपूर्व, मतलब हमने उस दिन देखा था नेक्स्ट पेज पे, अपूर्व मतलब पूर्व की तरह नहीं, जो नवीन, नवीन मतलब पूर्व की तरह नहीं है। तो क्या पूर्व की तरह, तो यहाँ पर हमने उस रेंज की बात करी थी कि जिस अध्यवसाय को, मतलब जिस रेंज में से जीव के अध्यवसाय होते हैं, जैसे 10 से 20 है और फिर 20 के बाद 21 से 50 है, मतलब 10 से 20 वाले में से कोई भी अध्यवसाय अब अगले समय पर नहीं होगा। तो वो हम रेंज की बात करते हैं यहाँ वाले अपूर्वकरण में। और वहां पर 5 जो कार्य है वो अपूर्व नए हैं, मतलब पहले कभी कार्य जीव ने नहीं करे, ये 5 कार्य, वो वाली बात वहां पर की जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आत्मिक परिणामों की जो रेंज है उसके बारे में बताया है कि आत्मिक परिणाम पूर्व वाले नहीं है, पूर्व में से एक भी नहीं होता। मतलब जैसे अगर उसने फर्स्ट समय में जैसे अपूर्वकरण में प्रवेश करता है, तो अपूर्वकरण में फर्स्ट समय में अगर किसी जीव के अध्यवसाय कौन से नंबर के, मान लो 15 नंबर के, तो वो 15 नंबर के अध्यवसाय कौन सी रेंज में से उठाए, वो उठाए 10 से 20 की रेंज में से। अब 10 से 20 की रेंज में से अगर उसने इस बार उठाए तो अगले समय में वो 17 नहीं उठाएगा, 19 नहीं उठाएगा, 20 नहीं उठाएगा। उसके अध्यवसाय किस लेवल के होंगे, तो वो 21 से 50 60 जो भी हम ले, अगली रेंज जो भी होगी उसमें से उसके आत्मिक परिणाम, उसके अध्यवसाय उतने लेवल के होंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने एक वर्ड बोला है कि अध्यवसाय उठाए, तो अध्यवसाय उठाए मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई अध्यवसाय पिक करते, मतलब आत्मा का लेवल इतना हाई गया। जैसे अगर नीचे से बोले 10 से 15 तक का लेवल था, अगर फर्स्ट समय में इस लेवल के बीच में है तो सेकंड समय में इसके ऊपर वाले होंगे, इसमें रिपीटेड नहीं होगा अपूर्वकरण में। पर वही हम यथा प्रवृत्तिकरण की जब बात करते हैं तो अगर 10 से 20 का लेवल है तो अगला वाला 15 से 30 या 40 60 तक जा सकता है। मतलब कुछ अगर ऐसा है कि उसने अभी जीव ने 10 से 15 के, मतलब 10 से 20 के बीच में, मतलब मान लो 11 लिया अगर, तो 11 के बाद अगले समय में उस जीव के क्या हो सकते हैं परिणाम, 19 भी हो सकते हैं, मतलब पिछली वाली रेंज के भी हो सकते हैं और 20 एंड अबव में से भी हो सकते हैं। ये होता है यथा प्रवृत्तिकरण, पूर्व की तरह प्रवृत्त। दीदी, तो हाँ हाँ, ये रेंज डिसाइड कैसे होगा कि जैसे आप बोल रहे हो 15 से 20, क्योंकि हर समय में भी कहा गया है कि बहुत सारे अध्यवसाय हो सकते हैं एक समय में भी, तो रेंज डिसाइड कैसे? एक समय पे आत्मा का एक ही टाइप का अध्यवसाय हो सकता है, एक जीव के अंदर एक टाइप का अध्यवसाय एक समय पर हो सकता है। अनंत जीवों की अपेक्षा अनंत तो नहीं, असंख्य टाइप के अध्यवसाय होते हैं, क्योंकि अध्यवसाय शेयर भी करते हैं, मतलब अलग अलग जीवों का सेम लेवल का अध्यवसाय हो सकता है, वो आगे की बात है। अभी बस यही है कि जो रेंज आप बोल रहे हो ना, वैसे देखो अभी जो हम अपने एग्जाम्पल्स के लिए जो ले रहे हैं ना, वो एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि एकदम जनरल भाषा में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। लेकिन असल में होता क्या है, हमने जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखा ना, प्रति समय क्या होता है, अनंत अनंत गुणा विशुद्धि होती है। तो मतलब 11 और 19 का तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, 11 और 19 के बीच भी अनंत गुणा मल्टीपल हो गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि जो अनंत गुणा विशुद्धि है वो उस विशुद्धि में भी रेंज काफी बड़ी होती होगी, पर यथा प्रवृत्तिकरण में कुछ अध्यवसाय मतलब पहले की तरह वाली रेंज में से भी हो सकते हैं, अपूर्वकरण में नहीं होते। ठीक है,
एक बार हम जब इसके और डिटेल में आगे पढ़ेंगे ना कि एक जीव की अपेक्षा है या फिर मोर देन वन जीव, समुच्चय रूप से जीवों की अपेक्षा है, तो वो हमको आगे ध्यान आएगा, मतलब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, सर्व जीवों की अपेक्षा यथा प्रवृत्त करण के पूर्ववर्ती समय में जो आत्मिक परिणाम होते हैं उनमें से अनेक आत्मिक परिणाम उत्तरवर्ती समय में भी होते हैं। तो यहाँ पर किसकी अपेक्षा बोला है, यहाँ पर बोला है सर्व जीवों की अपेक्षा, और यहाँ पर भी सर्व जीव है और यहाँ पर त्रिकालवर्ती सर्व जीवों की अपेक्षा भी, मतलब यहाँ पर तो भिन्न भिन्न हो गए, वहां पर भिन्न नहीं होता है, इसीलिए उसको अनिवृत्तिकरण। एक बार हम इन दोनों में पढ़ लेते हैं फिर अनिवृत्ति पे स्विच होंगे, वरना वो बीच में आया ना तो फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है। तो ये क्या बोला है, जैसे कि अब मैंने बताया था 11 और 19, तो 11 और 19 वाला जो पॉइंट है ना, तो उसको हम ऐसा समझे कि अच्छा मैंने एक ही जीव की अपेक्षा बता दिया था ना, अगर किसी जीव ने फर्स्ट समय पर 11 नंबर के अध्यवसाय पे 11 लेवल पर है, तो अगले समय में वो जीव तो अनंत गुणा विशुद्धि हो जाएगी, पर उसी जो जीव की जो रेंज थी वो, मतलब रेंज तो सबके लिए कॉमन है, तो फर्स्ट टाइप के जीव ने इसमें से अगर अध्यवसाय इस लेवल का था, तो अगले समय में वो जीव तो अनंत गुणा विशुद्धि पे चले गया, पर कोई और जीव उसी रेंज के कुछ और में रह सकते हैं। थोड़ा सा पहले वाली बात को और इसको थोड़ा रिलेट करना, कैसे, जैसे ये लेवल था, ये लेवल से फर्स्ट जीव जो था वो, जैसे फर्स्ट रेंज हमारी ये है, ठीक है, फर्स्ट समय में जीव, मतलब फर्स्ट रेंज ये है, और सेकेंड रेंज क्या है, यथा प्रवृत्त के केस में यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है। तो फर्स्ट जीव कोई था वो इसमें से किसी रेंज पे है, तो इसमें से मान लो वो इस रेंज पे है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, इसको हमने 11 बोला, इसको हमने 15 बोला, और नीचे वाले को हमने 10 बोला। 10 से 20 तक फर्स्ट रेंज थी, और 15 से 60 तक मान लो दूसरी रेंज है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला 11 पे था, तो फर्स्ट समय के लिए तो 10 से 20 तक की रेंज थी, पर फर्स्ट समय में जो 10 से 20 तक रेंज थी, अब सेकंड समय में क्या इस रेंज के अध्यवसाय रिपीट हो सकते हैं, तो बताया है कि 15 से 60 वाले रेंज में से कोई भी जीव, मतलब कोई भी दूसरा जीव सेकंड समय पर भी हो सकता है, कुछ अध्यवसाय रिपीट हो सकते हैं रेंज में। ठीक है। और ये चीज ऑलरेडी अनंत गुणा विशुद्धि पे आ गया। ठीक है। और फिर उसके बाद अपूर्वकरण में क्या होगा, तो अगर 10 से 20 तक अगर कोई जीव है, मान लो 11 पे है, तो फर्स्ट समय में एक जीव 11 पे है, तो वो जीव सेकंड समय पर कहाँ होगा, तो वो तो अनंत गुणा विशुद्धि पे चले गया होगा, पर जो कोई और जीव आ रहा है वो जीव सेकंड समय पर क्या इस रेंज में रहेगा, तो नहीं, वो अपूर्वकरण की जो रेंज है ना, वो रेंज ऐसी है कि वो अगर 10 से 20 तक फर्स्ट रेंज होगी, तो वो 15 से 60 नहीं होगी, अपूर्वकरण की जो रेंज होगी वो 21 से ऊपर बढ़ेगी। तो सेकंड समय में अगर किसी जीव को आना है, तो फर्स्ट समय वाली रेंज में नहीं आता, वो इसी रेंज में से किसी भी, मान लो 25, 50, कुछ कोई सी भी रेंज में आ जाएगा, पर सेकंड समय में ये इस रेंज में नहीं आएगा जिसमें कोई और जीव फर्स्ट समय में था। इतना थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब एक बार हम इसको एक बार दोनों को वापस एक बार। हाँ, एक बार हम साथ साथ में डेफिनेशन पढ़ते जाते हैं तो इसमें क्लियर होगा, है ना। एक जीव की अपेक्षा से समझाया ना आप। देखो एक जीव की अपेक्षा अगर हम देखेंगे ना, ये वाला पॉइंट, एक जीव की अपेक्षा इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि एक जीव में हर समय अनंत गुणा विशुद्धि होती रहती है, तो इस रेंज में हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्व जीवों की अपेक्षा बताया है कि सर्व जीवों की अपेक्षा रेंज में रिपीट हो सकता है। केस में पढ़ा है बेटे ने दूध वाला। प्लीज म्यूट कीजिए जिनके डाउट नहीं है। दीदी जैसे आपने बोला कि 1 यथा प्रवृत्ति 1 से 15 तक के परिणाम, मतलब 15 से 20 तक के परिणाम अगले दूसरे समय में आएंगे, तो मतलब 1 से 15 तक के परिणाम नहीं आएंगे। 1 से 15 वाले नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा ना सेकंड। जैसे देखो क्या होता है, हर समय आत्मा की विशुद्धि बढ़ती जाती है। अगर कोई भी गुणस्थान की जब हम ऊपर ऊपर बढ़ेंगे ना तो बात करेंगे, तो ऐसा पता चलेगा जैसे 8वां गुणस्थान है, 8वें गुणस्थान में अगर जीव प्रवेश करता है तो फर्स्ट समय में जो विशुद्धि होगी
उससे सेकंड समय वाले की विशुद्धि अनंत गुना अधिक होती है, थर्ड समय वाले की अनंत गुना होती है, 9th में, 10th में, 11th में, सभी गुण स्थान ये जो ऊपर के होते हैं ना, एक एक समय भी अगर जीव आगे बढ़ता जाता है तो उसके मतलब उसके अध्यवसाय और बढ़ते हुए ही रहते हैं, ये जो श्रेणी के गुण स्थान होते हैं इनमें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी इतनी टॉप क्वालिटी की चीज, मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्यात्व से उसको सम्यक तो प्राप्त करना है, तो इतनी टॉप क्वालिटी की चीज प्राप्ति में भी उसके अध्यवसाय अनंत गुना विशुद्धि में होते हैं हर समय, प्रति समय वर्ड इसीलिए दिया है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके मतलब उत्कृष्टता पे आए और किसी भी समय के लिए वो वापस डाउन हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। अनंत गुना बढ़ते ही रहते हैं इस समय पर, मिथ्या दृष्टि की अवस्था में भी इतने हाई बढ़ेंगे तभी तो इतनी कीमती चीज मिलेगी ना। ठीक है मैडम, जय जिनेंद्र सही समय यथा प्रवृत्ति में कुछ कुछ रिपीटेशन होता है, अपूर्ण कोई रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं नहीं आते होता। हैं। तो यही है ना सार, पूरा सार दोनों का। मैम, ये आप बता रहे हैं जब आत्मा की विशुद्धि हो रही है, भाव गिर भी तो सकते हैं ना, उसकी अपेक्षा से नहीं बात हो रही। इस टाइम पे नहीं गिरते, हर मतलब समय जब नहीं जब होते। जब मिथ्यात्वी सम्यक की तरफ जा रहा है, उस समय की बात हो रही है। ठीक है। हाँ, ठीक है, मतलब ऐसा देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि जीवों में सबसे हाई क्वालिटी के अध्यवसाय कब होंगे, हाई लेवल के अध्यवसाय मतलब कौन से मिथ्या दृष्टि जीव में होंगे, जो सम्यक प्राप्त करने वाला है, ऐसा। ठीक है, हाई लेवल के अध्यवसाय मतलब वो पुण्य प्रकृति की बात हो रही है क्या, मतलब शुभ भाव? यहाँ पर प्रकृति से रिलेट नहीं करना, शुभ भाव। क्योंकि हाई अध्यवसाय में भी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वगैरह तो बनता ही है ना। वो तो जब तक हम 10th गुण स्थान को पार नहीं करेंगे तब तक हमारा ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी तो बंधेगा ही हर समय। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हाई अध्यवसाय में पाप प्रकृति नहीं बन सकती, तो इसको प्रकृति से रिलेट नहीं करना, बिल्कुल बन सकती है। तो ठीक है, ये शुभ भाव है क्या दीदी, ये जो अध्यवसाय शुभ भावों की हो रही है क्या बात? शुभ भावों की बात हो रही है। ठीक है, उदय कुछ भी हो, उसका बंध भी शुभ अशुभ दोनों प्रकृति का हो रहा हो, लेकिन देखो यहाँ पर जीव कौन सा है, यही की यही क्लियर हो रहा है हमको। यहाँ जीव कौन सा है, मिथ्या दृष्टि जीव है, तो मिथ्या मिथ्या दृष्टि दृष्टि। तो मिथ्यात्व का बंध करते ही है, तो मिथ्यात्व का नहीं, तो तो जब जब उसकी आत्मा की विशुद्धि हो रही है, ये मतलब, या जब वो चढ़ रहा है ऊपर, सम्यक की तरफ जा रहा है, तो अशुभ का बंध तो हो ही नहीं सकता उस समय। अंतर्मुहूर्त का ही काल होगा ये भी। ऐसा नहीं होता कि कभी भी किसी भी समय आप अशुभ प्रकृति पाप प्रकृति को रोक दो, क्योंकि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मिथ्यात्व वेदनी ये हर समय बनती है। नहीं नहीं, जब भाव बहुत विशुद्ध है, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि की ओर बढ़ रहा है जीव, तो उस समय अशुभ कैसे आएगा? उस समय तो बहुत अध्यवसाय बहुत ऊंचे होंगे ना। ये तो बहुत छोटी सी बात हमारे सामने आई है, जब आप इसी में आगे पढ़ोगे ना, मतलब अभी हमें फटाफट चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मतलब ठीक है फटाफट तो क्या, हम ये सम्यक को एकदम बेसिक को क्लियर करते हुए जाएंगे। प्लीज एनोटेशन ऑफ कर लीजिए ना जो भी कर रहे हैं। मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप कल ले ले, बाद में ले लेना क्लास। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज जुकाम हो रहा है आपको जोरदार। कल लेना, बाद में पढ़, गुरुवार को ले लेना आप तो क्लास ज्यादा। हमें एक बार करते हैं, थोड़ी सी देर की बात रहेगी क्योंकि कोर्स भी आगे बढ़ाना है, अभी देखते हैं। ठीक है, क्या मैं बताऊं, डाउट है मैम। ये जो है ना, ये बिल्कुल मिथ्या दृष्टि की जो मैम, अवस्था मुझे एक है। डाउट है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, एक बार डाउट पूछ लीजिए, फिर मैं बताती हूँ क्लियर आपने करना है। बोला ना कि एक रेंज में से एक जीव का एक समय में एक ही अध्यवसाय हो सकता है, क्या दूसरा कोई जीव नेक्स्ट, मतलब वो भी अभी प्रथम समय में आ रहा है, वो सेम अध्यवसाय उसको हो सकता है क्या? वो हो सकता है, पर अगले समय में जो आएगा वो नेक्स्ट रेंज में से होगा। हाँ, अपूर्वकरण में, यथा प्रवृत्तकरण में, इसमें भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, इसमें से भी हो सकता है या नेक्स्ट रेंज में भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, पर वो बढ़ेगा कैसे फिर अगर इसी रेंज में से है तो? इस जीव नहीं, कोई थर्ड जीव की बात करिए, सर्व जीवों की शिक्षा बताया कि रेंज में मतलब वो हो सकते हैं, बीच में रिपीटेशन हो सकता है। पर ये जीव जब अगले समय में जाएगा तब तो वो उसका रेंज बदलेगा। हो गया होगा।
हाँ अच्छा अच्छा मैम, थैंक यू। ठीक है। हाँ, मैं बता रही थी कि ये जो हमने बात करी है, आपने पूछा कि मिथ्यात्व की अवस्था से अब सम्यक्त में जा रहा है तो फिर वो अशुभ क्यों बांधेगा, तो ये सिर्फ मिथ्यात्व की बात हमारे सामने है तो हमको सोचने में आई। जब आप इसमें लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट के जो चैप्टर्स है 16 के बाद वाले जो है 17 18 वगैरह जो भी 23 तक है पूरा सिलेबस, उसमें आप देखोगे बंध उदय उदीर्णा सत्ता, तो बंध में आप देखोगे कि इनफैक्ट 9th-10th गुणस्थान वाले, मतलब आप सोचो 9th-10th गुणस्थान में कितनी हाई अध्यवसाय होते हैं, इतनी विशुद्धि होती है, श्रेणी के गुणस्थान है, उस गुणस्थान में भी अशुभ प्रकृति का बंध होता है, ज्ञानावर्णी का बंध होता है, दर्शनावर्णी का बंध होता है, अंतराय कर्म का बंध होता है, वहां पर भी अशुभ प्रकृति तो बनती ही है। ठीक है, राइट राइट राइट, तो क्लियर हो फिर गया। तो है ना, ठीक है। अब हम एक बार वापस से डेफिनेशन देख के अनिवृत्ति पे स्विच करते हैं। यहाँ पे एकदम जनरल डेफिनेशन है, इनकी सारी डिटेल्स अभी क्या क्या प्रोसेस होती है इस पूरे यथा प्रवृत्तकरण में अपूर्वकरण में वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब एक बार ये क्लियर कर लेते हैं। त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती का क्या अर्थ हुआ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये वर्ड। 3 काल। हाँ, भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य। वर्तमान भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य। भूत वर्तमान भविष्य। ठीक है ठीक है ठीक है, म्यूट कर लीजिए। पास्ट में जितने भी जीव यथा प्रवृत्तकरण के फर्स्ट समय में हुए थे, प्रेजेंट में जो भी होंगे इस समय पर, और इन फ्यूचर जो भी जीव फर्स्ट समय पर आएंगे, उन सभी जीवों की अपेक्षा जब हम बात करें तो यथा प्रवृत्तकरण के पूर्ववर्ती समय में जो आत्मिक परिणाम होते हैं उसमें से अनेक आत्मिक परिणाम उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती मतलब अगर फर्स्ट समय है तो उत्तरवर्ती सेकंड, अगर पूर्ववर्ती हम सेकंड समय को माने तो उसका उत्तरवर्ती थर्ड समय होगा, फोर्थ को माने तो उसका उत्तरवर्ती फिफ्थ होगा, मतलब उसका नेक्स्ट समय में भी होते हैं अनेक, मतलब सभी नहीं होते, अनेक होते हैं। अतः इसे यथा प्रवृत्तकरण कहते हैं। यहाँ पे ज्योति जी जो आपने पूछा था ना कि 10 से लेकर 15 तक के नहीं होंगे क्या, तो अगर ऐसा 10 से 15 वाले भी होते तो सभी आत्मिक परिणाम बोलते हैं, पर सभी नहीं होते, अनेक होते हैं, मतलब थोड़े से होते हैं, थोड़े नहीं भी होते हैं। अतः इसे यथा प्रवृत्तकरण कहते हैं। जैसे यथा प्रवृत्तकरण के पहले समय में जो आत्मिक परिणाम होते हैं उनमें से अनेक, उस रेंज में से अनेक आत्मिक परिणाम दूसरे तीसरे आदि समय में भी होते हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर होगा कि फर्स्ट समय में अगर है तो मतलब रेंज की क्या बात हुई, फर्स्ट समय में मतलब फर्स्ट समय में अगर कोई जीव उसमें है, जैसे कि 15th नंबर पर है, तो कोई और जीव 17 नंबर पर होगा, कोई और जीव 16 नंबर पर होगा, कोई और जीव 11 पे होगा, कोई और 13 पे होगा, तो उस रेंज में इसीलिए उसको रखा है क्योंकि कोई ना कोई जीव उसमें मतलब उस लेवल पर होंगे, और अनंत जीव है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई जीव उस लेवल पर हो सकता है, तो उस इसीलिए उसको रेंज में रखा है। तो अगर एक जीव की अपेक्षा हम बोले कि ये 15 पे था, कोई और जीव 17 पे था, कोई और जीव 18 पे था, तो अगले समय में कोई सेकंड समय पे जो भी जीव आ रहे हैं तो उन सेकंड समय वाले जो जीव है उनमें जैसे यहाँ पर 15, 17, 18 उनमें से कोई भी लेवल पर वो हो सकता है, ठीक है। और उसके पहले मतलब वो ऑफ कोर्स अनंत गुणा विशुद्धि ही हुई है उसकी, मतलब उससे पहले वो और अनंत लेवल नीचे होगा, ठीक है। अब अपूर्वकरण देख लेते हैं एक बार। त्रिकालवर्ती सर्व जीवों की अपेक्षा भी अपूर्वकरण के पूर्ववर्ती समय में जो आत्मिक परिणाम होते हैं उनमें से एक भी आत्मिक परिणाम उत्तरवर्ती समय में नहीं होते। मतलब क्या हुआ, 20 है, अगर 10 से 20 की रेंज है तो 20 वाला भी नहीं होगा, 21 से ऊपर के होंगे। मतलब जो भी जीव, कोई जीव 20 समय पे, कोई 20 लेवल पे था, कोई फर्स्ट समय में, कोई जीव 19 लेवल पे था, कोई 11 पे था, कोई 15 पे था, तो अगले समय में ये जो लेवल्स के जीव है इनके जो अध्यवसाय थे वैसा अध्यवसाय किसी को भी नहीं मिलेगा, उनको सबको ऊपर के ही मिलेंगे, इसमें से कोई भी आत्मिक परिणाम रिपीट नहीं होगा, उनमें से एक भी आत्मिक परिणाम उत्तरवर्ती समय में नहीं होते। अतः इसे अपूर्वकरण कहते हैं। जैसे अपूर्वकरण के पहले समय में जो आत्मिक परिणाम होते हैं वे आत्मिक परिणाम दूसरे तीसरे आदि समय में नहीं होते, ठीक है। अब हम आते हैं अनिवृत्तिकरण। ये अनिवृत्ति के बारे में हमको पता है, अनिवृत्ति क्या होता है, निवृत्ति मतलब भिन्नता, तो जहां भिन्नता नहीं है तो किसके भिन्नता है, तो जैसे हमने 9th गुणस्थान में देखा था कि जो एक ही समय पर जो जीव होते हैं उनके जो आत्मिक परिणाम है
वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो वो सेम होते हैं, मतलब उनमें भिन्नता नहीं होती। तो वैसा की वैसा यहाँ पर भी है। ये वाला जो अनिवृत्तिकरण है, ये मिथ्या दृष्टि जीव कर रहे हैं, ये 9th गुण स्थान वाले नहीं कर रहे। स्टिल प्रोसेस वही है, मतलब उनकी डेफिनेशन का मतलब वही है। अनिवृत्तिकरण मतलब त्रिकालवर्ती सर्व जीवों की अपेक्षा भी, मतलब तीनों काल के, पास प्रेजेंट फ्यूचर के तीनों काल के सभी जीवों को अगर हम बोले तो सभी जीवों में अनिवृत्तिकरण के टाइम पर जो भी जीव होगा, अनिवृत्तिकरण का फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जिस भी समय की सम समयवर्ती, जिस भी एक समय की, हम मान लो हम 5th समय की बात कर रहे हैं, तो 5th समय में सभी जीवों का, अगर फर्स्ट जीव का कोई लेवल है, मान लो फर्स्ट जीव का लेवल 150 है, तो 2 जीव, 3 जीव, 4 जीव, ऐसे करके जितने भी जीव 5th समय पर होंगे, सबका लेवल 150 ही होगा। सर्व जीवों की अपेक्षा भी अनिवृत्तिकरण दीदी तो रेंज वाली होगी ना, यहाँ हर एक, कोई भी एक पर्टिकुलर समय का सिर्फ एक ही टाइप का अध्यवसाय होगा ना, मतलब यहाँ रेंज वाली चीज थी, अब वो यहाँ खत्म हो जाएगी। हाँ, रेंज नहीं होता। फिर फर्स्ट समय पे यही अध्यवसाय होगा, सेकंड समय पर यही होगा, मतलब कोई भी जीव इस समय पर आ रहा है तो उसका अध्यवसाय इसी लेवल का होगा, तभी तो वो सारे एक समान होंगे। ठीक है, मतलब रेंज बनने की चांसेस ही नहीं बची। यहाँ पर रेंज क्यों बन रही थी इस केस में, क्योंकि अलग अलग लेवल पर जीव के अध्यवसाय होते हैं। सभी जीवों के आत्मिक परिणाम एक समान होते हैं, अर्थात उनके परिणामों में भिन्नता नहीं होती, अतः इसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अब ये जो 3 प्रोसेस है ना, ये एक के बाद एक चलती है। पहले जैसे अगर कोई भी जीव यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव है और यहाँ पर अगर उसको प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति करना है, तो पहले वो यहाँ से जाएगा, वो फर्स्ट समय के बाद, मतलब यहाँ पे मान लो उसने स्टार्ट करा, तो यथा प्रवृत्तकरण करेगा करेगा करेगा, फिर उसके बाद यथा प्रवृत्तकरण के बाद वो अपूर्वकरण में स्विच होगा, फिर वो अपूर्वकरण करेगा, फिर अपूर्वकरण कंप्लीट होगा, फिर वो अनिवृत्ति पे स्विच होगा तो अनिवृत्ति करेगा, और फिर उसके बाद त्रिपुंज वगैरह बनता है और उसकी सत्ता क्रिएट होती है। और जैसी सत्ता क्रिएट होती है, फर्स्ट समय में ही वो क्या कहलाता है, प्रथमोपशम सम्यक्त वाला कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस एक के बाद एक होता है। अब देखते हैं एक बार। डायरेक्ट नहीं होगा दीदी, जैसे डायरेक्ट अनिवृत्तिकरण में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। एक डाउट है मैम, वो यथा प्रवृत्तकरण में जो रेंज होता है, हर एक रेंज में असंख्य अध्यवसाय होंगे मैम? वो रेंज संख्य है या असंख्य है? वो मतलब असंख्य बोला जाता था पहले, अभी इसमें जो मतलब आप लोगों को अभी जो इसमें करेक्शन करके जो बुक प्रिंट हुई है ना, उसमें वो स्पष्टीकरण वाला पार्ट हटा दिया गया है। पहले ऐसा बोलते थे कि प्रथम समय में सभी जीवों की विशुद्धि एक समान नहीं होती, असंख्य प्रकार की होती है। तो वो असंख्य टाइप के होते हैं, लेकिन अभी वो पॉइंट को डिस्कस नहीं करना। अगर उन्होंने अभी रिमूव किया है तो उसको डिस्कस नहीं करते। ठीक है, 3 करण के सामान्य लक्षण का वर्णन ऊपर किया गया है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति के लिए 3 करण करता है, उसमें जो विशेषताएं होती है उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अब हम उनकी पूरी प्रोसेस देख लेते हैं कि यथा प्रवृत्तकरण में क्या होता है और अपूर्वकरण में क्या होता है और अनिवृत्तकरण में क्या होता है। सबसे पहला है यथा प्रवृत्तकरण। ठीक है, आप लोग के पास बुक्स आई है कि नहीं अभी तक? नहीं आई, नहीं आई, अभी तक नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, जाएगा तो नहीं आई, नहीं आई। एक बार बोलती हूँ उनसे कितना क्या टाइम है बुक्स में। फोन बिना किए थे बुक, वो 10 दिन तो हो रहे हैं। बिना बुक्स तो समझ भी नहीं आता। ठीक है, आपको एक बार पीडीएफ तो दे दी है, आप थोड़ी सी उससे हेल्प ले लेना, तब तक शायद पहुंच जाएगी, है ना। जीव में सबसे पहला कौन सा करण है, यथा प्रवृत्तकरण। ठीक है, तो अब उसकी क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं। जीव इस करण में स्थिति घात, गुण संक्रमण ये कार्य नहीं करता। तो बचा क्या, 5 अपूर्व कार्य में से क्या बचा, बताओ फटाफट। गुण श्रेणी, अनुभव 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 स्थिति बंद, स्थिति बंद होगा ना दीदी। स्थिति घात, अनुभव घात, गुण श्रेणी, गुण में ये कार्य नहीं है। ये चारों ही कार्य नहीं करते।
मतलब क्या बचा, स्थिति बंध बचा। तो यथा प्रवृत्तिकरण में स्थिति बंध करता है, ठीक है। मतलब स्थिति घात नहीं करता, अनुभाव घात नहीं करता, गुण श्रेणी गुण संक्रमण ये नहीं करता, क्या करता है, स्थिति बंध करता है। जैसे मैंने दीदी आपको समझ नहीं आ रहा है। में समझ नहीं आ रहा क्या, एक्चुअली या फिर में डिस्टर्ब भी हो रहा है और आवाज भी ब्रेक हो रही है रुक रुक के। ये जो घात करता है स्थिति घात होता है, मतलब स्थिति अनुभव वगैरह नहीं हो रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा है वो चीज। एक बार अभी तो हमने एक ही लाइन पढ़ी है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा धीरे, थोड़ा सा देखो, थोड़ा तो क्या, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस पूरे टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि ये टॉपिक एक बार में तो आना, मतलब आपको कैच होना बहुत मुश्किल है। मैं ट्राई कर रही हूँ बेस्ट कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, भले ही हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए एक एक टॉपिक को करने में, पर कॉन्सेप्ट के साथ सब चीज समझ में आए और हम आगे बढ़े। और ये ऐसा भी है कि आप 3 बार 4 बार, जितनी बार आप इसको पढ़ोगे, आपके अंदर से भी जिज्ञासाएं निकलेंगी और आपका खुद पढ़ के भी आपका क्लियर होता जाएगा। तो देखो, सबसे पहला क्या बोला है, इस करण में स्थिति घात, अनुभाव घात, गुण श्रेणी गुण संक्रमण ये कार्य नहीं करते। ये लाइन अभी, मतलब अगर इसको दूसरे तरह से लिखा जाए तो बस ऐसा भी लिख सकते हैं कि यथा प्रवृत्तकरण में ओनली स्थिति बंध होता है, ठीक है। वो 4 कार्य जो हमारे टोटल 5 अपूर्व कार्य हमने देखे थे ना 8th गुण स्थान में, तो उनकी अपूर्व कार्यों की बात की गई है, क्योंकि वो अपूर्व करण में होते हैं, यथा प्रवृत्त में नहीं होते। तो सिर्फ वो क्लियर करने के लिए बोला है कि स्थिति बंध होता है पर रिमेनिंग 4 नहीं होते, ठीक है। अब स्थिति बंध, जैसे मैंने 8th गुण स्थान के टाइम भी बताया था कि स्थिति बंध तो हमारा अनादिकाल से होता आया है ना। स्थिति बंध तो हम कर ही रहे, हमने देखा था 4 प्रकार का बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध। तो ये 4 प्रकार का बंध तो हम अनादिकाल से करते ही आए हैं। पर इसमें अगर बोल रहे हैं कि यथा प्रवृत्तकरण में स्थिति बंध होता है, तो वो कुछ स्पेशल वाला होगा। तो वो कैसा है, क्या स्पेशलिटी है उसकी, मतलब किस टाइप से वो ऐसा कौन सा तरह से वो स्थिति बंद करता है कि उसको दूसरे स्थिति बंद की अपेक्षा थोड़ा स्पेशल माना, और ऐसा स्पेसिफिकली कहा कि यथा प्रवृत्तकरण जब करता है तो स्थिति बंद करता है। तो वो मैंने 8th गुण स्थान की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, उसमें ये 5 कार्यों की डेफिनेशन आई थी, तब भी मैंने बताया था कि जो अपूर्व, जो स्थिति बंध है वो डिफरेंट कैसे है। तो ऐसा है कि इतने टाइम से वो जो स्थिति का बंध करता आ रहा। ब्रेक में क्या? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ जी, क्लियर है दीदी। हाँ दीदी। शायद आपके जिनको ब्रेक लग रही है ना, उनके शायद नेटवर्क में कुछ दिक्कत होगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और मेरी तरफ से अगर कुछ आता है तो आप लोग प्लीज बता दीजिए। देखो, ये क्या होता है, इतने टाइम से जीव क्या कर रहा था, स्थिति बंध कर रहा था। पर वो स्थिति बंध कैसा कर रहा था, वो जिगजैग वाला स्थिति बंध कर रहा था, ठीक है। तो अब बताया है कि वो अगर ये जिगजैग वाला स्थिति बंध कर रहा था, तो जब वो यथा प्रवृत्तकरण में प्रवेश करता है, मान लो ये यथा प्रवृत्तकरण स्टार्ट हुआ, तो यथा प्रवृत्तकरण में जब वो प्रवेश करता है, तो अभी तक की जो उसकी स्थिति थी उससे कितना कम करता है, तो वो करता है PSB। मैंने बताया था ना, पल्योपम का संख्येतम भाग। पल्योपम का संख्येतम भाग क्या होता है, कम होता है, ठीक है। पल्योपम का संख्येतम भाग कम स्थिति का वो बंद करता है फर्स्ट समय में। अब ये जो फर्स्ट समय, यहाँ पर तो हर समय उसकी स्थिति क्या हो रही थी, डिफरेंट डिफरेंट हो रही थी, ये कभी ये कभी ये कभी ऐसे ऐसे अलग अलग लेवल्स की हो रही थी। पर इसके फर्स्ट समय में उसकी स्थिति बंध कितना होता है, तो वो होता है पल्योपम का संख्येतम भाग न्यून, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड समय, फोर्थ समय, ऐसे करते करते कहाँ तक, कितने टाइम तक वो सेम स्थिति का बंध करता है, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त तक, ठीक है। फिर उसके बाद अंतर्मुहूर्त के बाद सेकंड अंतर्मुहूर्त आता है, तो ये हुई अंतर्मुहूर्त तक की रेंज। अब इसके बाद क्या हुआ, अगला समय आया, तो फर्स्ट अंतर्मुहूर्त के सेकंड अंतर्मुहूर्त में वापस PAB क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, PSB होता है, सॉरी, पल्योपम का संख्येतम भाग। तो ये फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड अंतर्मुहूर्त तक क्या होता है, ये कम होता रहता है। फिर
से मतलब कम होता नहीं रहता है, इक्वल रहती है स्थिति, पर वो कम लेवल की स्थिति होती है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, फिर वापस से पीएबी माइनस हो जाता है, 1 समय 2 समय 3 समय करके अंतर मुहूर्त तक वो इक्वल मतलब सेम लेवल की स्थिति बांधता है। फिर वापस पीएबी कम हो जाता है, 1 समय 2 समय 3 समय ऐसे करके अंतर मुहूर्त तक वो इस टाइप का जो स्थिति बंद करता है, उस ऐसा स्थिति बंद किस में होता है, तो वो बताया यथा प्रवृत्तकरण में होता है। ठीक है, अब एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। दीदी एक बार फिर से समझाइए उसको हाँ, प्लीज। क्या होता है इस कारण में, मतलब जीव इस कारण में क्या करता है, किसी भी कर्म प्रकृति का स्थिति बंध एक समय में परिवर्तित नहीं करता। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ देखा ना हमने, फर्स्ट समय में स्थिति कितनी है, इतनी। सेकंड समय पे स्थिति कितनी पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई। थर्ड समय में स्थिति यहाँ है, फोर्थ समय में स्थिति यहाँ पर है, फिफ्थ समय में स्थिति यहाँ पहुंच गई, सिक्स्थ समय में यहीं पर है, सेवेंथ समय में यहाँ पहुंच गई। तो हर समय इसकी स्थिति क्या हो रही थी, यहाँ पर मतलब चेंज होती जा रही थी, हर समय परिवर्तित हो रही थी। कम ज्यादा होती है, कम ज्यादा, या फिर कम कम होती रहे, ज्यादा ज्यादा होती रहे, कैसी भी, जरूरी नहीं है कि कम ज्यादा, पर हर समय बदल रही थी। देखो यहाँ पर इतनी है तो सेकंड समय ज्यादा हुई, थर्ड समय कम हुई, फोर्थ में ज्यादा हुई, फिफ्थ में वापस और ज्यादा हो गई, सिक्स्थ में कम हुई, सेवंथ में और कम हो गई। तो कम ज्यादा कैसी भी हो सकती है, दीदी पर करती रहती है। दीदी किसमें कम ज्यादा हो रही थी? क्या किसमें कम ज्यादा हो रही थी? तब तक वो यथा प्रवृत्त आप में जैसे इसमें स्थिति कम ज्यादा। अनादिकाल से, जी मतलब समय पर, जैसे अगर हम मान लो यथा प्रवृत्तकरण में प्रवेश नहीं करें, तो इस समय हमारा स्थिति बंध कैसा होगा, तो हम हर समय अलग अलग स्थिति का बंद कर रहे होते हैं। ठीक है, जी अलग अलग कर रहे होते हैं, मतलब हो सकता है कि हम अलग अलग भी करें, और हो सकता है कि हम बढ़ते हुए ही करें, या फिर से सेम भी करें, पर हमारे यहाँ पर एक फिक्स्ड नहीं है। जैसी पैटर्न यहाँ पर बनता है, ऐसा फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो कब बनता है ये पैटर्न, जब भी यथा प्रवृत्त में प्रवेश करता है। तो यथा प्रवृत्त में प्रवेश करने के पहले जिगजैग रहता है, मतलब इस करण में किसी भी प्रकृति का स्थिति बंध एक समय में परिवर्तित नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ कि अब जैसे ही इस करण में प्रवेश किया, तो अब उसका एक एक समय में चेंज होने वाली स्थिति बंध नहीं होगा। तो कैसा स्थिति बंध होगा, तो वो ऐसा होता है, अंतर मुहूर्त काल तक एक समान होता है। अंतर मुहूर्त काल, फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड समय, जब तक अंतर मुहूर्त काल रहेगा, उस काल तक इक्वल स्थिति का क्या करता है, वो बंद करता है। ठीक है, और उसके पश्चात अंतर मुहूर्त पश्चात वो किसी नवीन नवीन मतलब नई टाइप की स्थिति बंध क्या करता है, प्रारंभ करता है। अब ये जो बताया है, ये अब एक बार डिटेल में देखते हैं इसको ना। ये जो चार्ट है ना, इसी को अब एक बार व्यवस्थित इसमें पढ़ लेते हैं। जीव इस करण में, इसको थोड़ा और जूम करना है कि आप लोगों को विजिबल है? विजिबल है दीदी। ठीक है, जीव इस करण में किसी भी कर्म प्रकृति के का स्थिति बंध एक समय में परिवर्तित नहीं करता, अपितु अंतर मुहूर्त काल तक एक समान स्थिति का बंध करता है। उसके पश्चात अन्य मतलब नवीन स्थिति बंध प्रारंभ करता है। अंतर मुहूर्त तक सेम स्थिति का बंध हुआ, उसके बाद नई स्थिति बंधी। जैसे अब एग्जाम्पल से लेते हैं, जीव यथा प्रवृत्तकरण के पहले समय में जितनी स्थिति का बंध करता है, दूसरे समय में भी उतनी ही स्थिति का बंध करता है, तीसरे समय में भी उतनी स्थिति का बंध करता है। इस प्रकार अंतर मुहूर्त काल तक एक समान स्थिति का बंध करता है। यहाँ जीव यथा प्रवृत्तकरण का पहला स्थिति बंध पूर्ण करता है। ये वाला ब्लॉक हमारा, ये वाला जो ब्लॉक था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड स्थिति बंध क्या होगा। तो सेकंड स्थिति बंध उसके पश्चात, जब अंतर मुहूर्त व्यतीत हुआ, अंतर मुहूर्त तक सेम लेवल का स्थिति बांधी, अब उसके बाद क्या होता है, उसके पश्चात जीव दूसरा स्थिति बंध प्रारंभ करता है। ठीक है, सेकंड वाला। तो यथा प्रवृत्त के पहले स्थिति बंध में जितनी स्थिति का बंध कर रहा था, उससे यथा प्रवृत्तकरण के दूसरे स्थिति बंध के पहले समय में पल्योपम का संखेतम भाग न्यून, PSB, न्यून मतलब कम, स्थिति का बंध करता है। ये रेंज जो अभी तक स्थिति जितनी बांध रहा था,
उससे पल्योपम का संकेतन भाग कम स्थिति का, अब वो फर्स्ट समय, सेकेंड स्थिति बंध के फर्स्ट समय मतलब दूसरा अंतर्मुहूर्त, उसके फर्स्ट समय में उतनी स्थिति का बंद करेगा। तो ये कब तक करेगा? तो ये भी सेकेंड समय, थर्ड समय, फोर्थ समय करते अंतर्मुहूर्त तक ये वाली पीएसबी माइनस वाली स्थिति का बंद करता रहेगा। दूसरे समय में भी उतनी ही स्थिति का बंद करता है, तीसरे बंद करता है। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक लगातार एक समान स्थिति का बंद करता है। यहाँ जीव यथा प्रवृत्तकरण का दूसरा स्थिति बंद पूर्ण करता है। अब सेकंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में क्या होगा? तो थर्ड में वापस से जो सेकंड वाला था, सेकंड के लास्ट समय में जो बांध रहा था, लास्ट समय मतलब पूरे समय में एक इक्वल बांध रहा था, उससे पीएसबी वापस माइनस होता है। उसके पश्चात जीव तीसरा स्थिति बंध प्रारंभ करता है। यथा प्रवृत्तकरण के दूसरे स्थिति बंध में जितनी स्थिति का बंद कर रहा था, उससे तीसरे स्थिति बंध में पल्योपम का संकेतन भाग न्यून स्थिति का बंद करता है। इस प्रकार आगे से आगे के स्थिति बंध में क्रमशः पल्योपम का संकेतन भाग न्यून स्थिति का बंद करता है। यथा प्रवृत्तकरण में ऐसे अनेक हजारों स्थिति बंद करता है। इस करण के अंतिम समय में जीव यथा प्रवृत्तकरण का अंतिम स्थिति बंध पूर्ण करता है। ऐसे करते 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 ये समय ऐसा और वापस कम हुआ करते ये समय उसका फाइनल, ये वाला जो समय है ये यथा प्रवृत्तकरण का अंतिम समय है। तो इसमें उसने लास्ट स्थिति बंध को क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया। ठीक है। अब इस करण में अंतर्मुहूर्त काल तक रह दे। अब ये पूरा भी जो काल है ये भी क्या है? अब इसके बाद ये अपूर्वकरण शुरू कर देगा। अब वो अपूर्वकरण शुरू करेगा। ये पूरा काल होने में भी अंतर्मुहूर्त ही लगता है। भले ही नहीं, छोटे छोटे इसमें तो आपने बताया ना, पहले एक उसको अंतर्मुहूर्त, ये जितने बार बनाए हैं हर को अंतर्मुहूर्त बोला है आपने, और टोटल को भी एक अंतर्मुहूर्त है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं ये 1 मिनट है, ये 1 मिनट है, ये 1 मिनट है, 1 मिनट। अंतर्मुहूर्त में कितना होता है? 8 मिनट माइनस 1 समय। तो ऐसे 47 मिनट्स, 47 छोटे छोटे टुकड़े हम बना देंगे ना, 47 48 टुकड़े हम बना देंगे। तो बिल्कुल हो सकता है। तो अब जब ये यहाँ से जब ये अपूर्वकरण शुरू करेगा तो पिछले में से यथाप्रवृत्त में से कुछ अध्यवसाय लेगा। अध्यवसाय लेगा नहीं, ये तो एक ही जीव की अपेक्षा मतलब वही आएंगे। प्रोसेस हो रही है। हाँ जी, एक ही जीव की प्रोसेस बढ़ रही है आगे। हाँ, नहीं तो आपने बताया था ना, जैसे नहीं बोला आपके बीच में आवाज ना बंद हो जा रही है कहीं कहीं। जैसे आपने बताया ना, अभी ये मान लो ये 1 से लेके ये जो आपने अभी तक लास्ट बनाया अंतर्मुहूर्त का, ये 1 से लेके 20 तक थे, है ना। अब यहाँ पे ये इसने अपूर्वकरण शुरू करना है, तो ये पिछले में से 5 ले लो, मतलब 15 से वापस लेगा ना, अपूर्वकरण शुरू करेगा जब। ये ही जीव नहीं लेगा। अच्छा ये जीव तो अनंत अनंत गुणा विशुद्धि पे पहुंच जाता है, तभी तो इतना अच्छा स्थिति अच्छा, कम होगी। ओके, तो फिर ये अन्य जीव की अपेक्षा से है। रेंज थी वो समुच्चय जीवों की अपेक्षा थी, मतलब सभी जीव ओके, जैसे है ना, कोई जीव 15 के लेवल पे है, कोई जीव 20 के लेवल पे है, कोई अच्छा जीव अच्छा अच्छा अच्छा, वो ओके सभी ओके ओके। बोला। हर जीव तो एक एक समय में अनंत गुण विशुद्ध हो जाता है। दीदी, यथा प्रवृत्तिकरण का काल कितने समय तक का होता है? मतलब कितना समय होता है उसका ऐसे? टोटल अंतर्मुहूर्त लगते हैं था प्रवृत्ति में। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, हाँ। क्या पूछ रहे थे? हुआ डाउट क्लियर वो वाला? वो यथा प्रवृत्तिकरण का समय कब तक का होता है? अंतर्मुहूर्त, वो अंतर्मुहूर्त मतलब फिर भी कैसे हिसाब लगाएंगे उसका? उसमें प्रवेश करना है उसको अपूर्वकरण में, तो वो
जितना काल लगता है उतना काल लगेगा। अंतर्मुहूर्त का जो काल है ना यथा प्रवृत्तिकरण का, उतने टाइम तक वो रहेगा जीव उसमें, और फिर वो अनिवृत्तिकरण में जाए। अंतर्मुहूर्त का तो ये हर जीव के लिए अलग अलग होगा ना इसका अंतर मुहूर्त का समय? ये वाला शायद फिक्स, एक बार छोटा बड़ा कुछ भी अंतर्मुहूर्त हो सकता एक बार नोट कर लेती हूँ यथा प्रवृत्त का काल जो अंतर्मुहूर्त है वो फिक्स्ड है कि नहीं है। मैं एक बार बड़ों से कंफर्म करके बताती हूँ, या फिर शायद इसकी कोई एग्जैक्ट यहाँ पर अभी इसमें लिखा नहीं है कि वो काल सब जीवों के लिए फिक्स्ड है, तो हो भी सकता है कि अभी ऐसा कुछ रिसर्च हुई नहीं होगी, पता नहीं होगा, पर अंतर्मुहूर्त है ऐसा बोल रहा है। जी जी जी। मैम क्या इसको हम अपूर्व स्थिति बंद फिर बोल सकते हैं क्या? क्या यहाँ पर स्थिति बंद हर एक समय मतलब हर एक अंतर्मुहूर्त काल के लिए अलग अलग हो रहा है ना, तो अपूर्व स्थिति बंद बोल सकते हैं ऐसे इसको। से इसको कोई टर्म दे नहीं सकते, ऐसा कभी मतलब ऐसा बोला नहीं है कि ये अपूर्व स्थिति बंद है। इनफैक्ट जो 5 कार्य है उसके आगे भी अपूर्व वर्ड नहीं लगाया, बस ऐसा बताया कि ये 5 कार्य पहले की अपेक्षा मतलब पहले कभी नहीं करे ऐसे अपूर्व कार्य होते हैं, तो इसीलिए ये 5 कार्य अपूर्व है। पर ऐसा हर कार्य को नहीं बोला अपूर्व गुण श्रेणी, अपूर्व गुण संक्रमण, ऐसा नहीं बोला, तो इसमें भी हम अपूर्व स्थिति बंद नहीं बोल सकते। ठीक है दीदी इसमें बोल रहे हैं कि तीर काल से बंधी हुई राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन करके अपूर्व करण में प्रवेश करता है। सिर्फ राग और द्वेष टूटता है कि उसके आगे जो और है कला और मतलब कुछ कुछ और जो है ना एक्स्ट्रा, वो भी सब खत्म हो जाता है। आवाज नहीं आ रही है। देखिए, अभी जिनको आवाज नहीं आ रही थी उनको, क्योंकि शायद आपके नेटवर्क की कोई दिक्कत हो रही है। दीदी नहीं, आपकी ना ब्रेक हो रही है कई बार। अच्छा, तो जहां पर ब्रेक होना तो आप बोल देना, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो क्या बोला है, इस करण में अंतर्मुहूर्त काल तक रहने के पश्चात जीव चिरकाल से बंधी हुई राग द्वेष की दुर्गंध ग्रंथि सॉरी दुर्भेद्य ग्रंथि। दुर्भेद्य का क्या अर्थ होता है? दुर्भेद्य मतलब जो भेदने में बहुत मुश्किल है, ऐसी राग द्वेष की दुर्भेद्य ग्रंथि मतलब गांठ का भेदन करके अपूर्व करण में प्रवेश करता है। तो ये जो राग द्वेष यहाँ पर आपने बोला ना, वो राग द्वेष अगर आपको सबसे बेसिक पे आई है, इंटरमीडिएट के भी, फाउंडेशन के भी सबसे बेसिक पे आई है, सबसे फर्स्ट पेज, कर्म बंध हमारा जीवन में क्या लिखा था? भगवान ने कर्म बंध के मूल कारण बताए, वो राग और द्वेष। राग और द्वेष। तो ऑफ कोर्स राग द्वेष जो मूल कारण है, उन राग द्वेष की जो ग्रंथि मतलब गांठ बनी हुई थी, उस गांठ को खोलता है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये बता रहा है कि जो राग द्वेष है, राग द्वेष ही हमको मिथ्यात्व में अनादिकाल से फंसाए आए हैं। मतलब कितनी स्पेशल, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि की ही बात कर रहे हैं। तो कितनी स्पेशल चीज है अनादि मिथ्या दृष्टि, जो अनादि काल से मिथ्यात्व की अवस्था में पड़ा हुआ था, अब उसको डायमंड मिलने जा रहा है, सम्यक्त की प्राप्ति होने वाली है। तो इतने मतलब जब राग द्वेष की जो इतनी दुर्भेद्य मतलब जिसको भेदना बहुत कठिन था, ऐसी गांठ को क्या कर दिया उसने? भेदन कर दिया, मतलब उसको खोल दिया, उसका भेदन कर दिया गांठ का। तो ऐसे भेदन करके जीव अपूर्वकरण करता है, और ये भेदन जब तक नहीं करता तब तक वो मिथ्यात्व अवस्था में ही पड़ा रहता है, वो कभी सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि अभव सिद्धिक जीव, अभव सिद्धिक जीव यथा प्रवृत्तिकरण भी कर लेते हैं, मतलब कितने ही बार यथा प्रवृत्ति की इतनी हाई विशुद्धि लेवल पर पहुंच जाते हैं, पर वो इस लास्ट पॉइंट तक वो नहीं पहुंच पाते। और इस लास्ट पॉइंट तक जब पहुंच के आगे बढ़ के जीव अपूर्व करण में प्रवेश करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राग द्वेष की ग्रंथियों का भेदन करने के कारण वो राग द्वेष से मतलब मुक्ति तो नहीं, राग द्वेष को बहुत हद तक वो जीत लेता है, तब जाके वो उसका भेदन करके अपूर्व करण में प्रवेश करता है। और जब अपूर्व करण में प्रवेश करा, मतलब अब पक्का है कि वो प्रथमोपशम सम्यक्त पाकर ही रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ वो तो दीदी उसके ये बाद आपने फिर गिर भी तो सकता है ना, गिर भी जाता ही है, रैदर गिरता ही है बाद में, तो है ना। बाद में सम्यक्त प्राप्त करने के बाद गिर सकता है, पर जी प्राप्ति भी बहुत बड़ी बात है ना। हाँ सम्यक्त
ठीक है। को नहीं हो सकती। दीदी ये 8वें गुण स्थानवर्ती जीव में ही होगा ना ये? नहीं नहीं, अगर आपने क्लास स्टार्टिंग की मिस कर दी है तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि ये जो 8वें गुण स्थान का जो अपूर्वकरण है, 9th गुण स्थान का अनिवृत्तिकरण है, वो जो हमने उनकी डेफिनेशंस में पढ़ी थी, उससे आप बिल्कुल यहाँ पर रिलेट मत करो, क्योंकि वहां पर जो पॉइंट्स थे वो सम्यक दृष्टि जीव वो प्रोसेस करते हैं, क्योंकि 8वां गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, ये सब सम्यक दृष्टि के गुण स्थान, और प्रथमोपशम की प्राप्ति कौन कर सकता है? वो सिर्फ मिथ्या दृष्टि जीव ही कर सकता है। जिसके पास ऑलरेडी सम्यक तो है, वो सम्यक की प्राप्ति क्यों करना चाहेगा? मतलब वापस प्राप्ति की स्टार्टिंग क्यों करेगा? तो मिथ्या दृष्टि जीव उसके पास नहीं है, तभी तो वो सम्यक की प्राप्ति कर रहा है। तो मिथ्या दृष्टि जीव मतलब ये फर्स्ट गुण स्थान में हो रहा है, ये 8वें 9वें में नहीं हो रहा। नाम सिर्फ वही दिए हैं, पर वो प्रोसेस मतलब उसकी थोड़ा मिलता जुलता प्रोसेस होता है, इसीलिए वो नाम इसको भी दिया गया है। वहां के वो डिफरेंट है और यहाँ का वो डिफरेंट है। पर दीदी फर्स्ट गुण स्थान में तो राग द्वेष कहाँ टूटता है? बिल्कुल टूटेगा जब वो यथा प्रवृत्तिकरण से आगे बढ़ेगा, जब वो राग द्वेष तोड़ेगा और उसके बाद ही आगे बढ़ता जाएगा, तभी तो सम्यक तो मिलेगा। यहाँ टूटने की बात हो रही है, खत्म होने की बात नहीं हो रही। हाँ तो एंटर करेगा तोड़ के। बिल्कुल जी। ऐसे है ना, अंत्य कोड़ा कोड़ी रह जाएगा यहाँ पे। आप ऐसा बोलो कि आप रोटी खा रहे हो और फिर रोटी खाते आपने खा ली रोटी, आपको आपकी थाली में आ गई, और उसके बाद आप बोलो कि अब मैं आटा गूंथ रही हूँ और अब मैं फल के उतार रही हूँ और बेल रही हूँ, और ये प्रोसेस बाद में बोलो तो वो नहीं ऐसे applicable होगा। ऐसे कह सकते हैं ना, करेंगे जब हमारी थाली में फल का आएगा, रोटी आएगी, और फिर ही तो हम उसको खाएंगे। मतलब प्रथमोपशम की प्राप्ति अगर फल का चाहिए तो प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, तो प्रोसेस तो वो कच्ची रॉ मटेरियल ही होगा ना, तो वो मिथ्या दृष्टि ही करता है प्रोसेस, पर फिर जब उसको मिल जाता है तो फिर वो सम्यक सम्यक दृष्टि कहलाता है। ऐसे कह सकते हैं ना कि जैसे जीव जो है उसका 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा वो पड़े थे कर्म, अब ये जब ये करता है तो ये अंत्य कोड़ा कोड़ी रह जाएंगे। 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा तो कोई भी स्थिति नहीं होती। हाँ पर ठीक है, 70 कोड़ा कोड़ी तक है, और उनको तोड़ के ये अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर ही अंत कोड़ा कोड़ी हो जाते हैं। तो तब ये इस प्रोसेस सभी की स्थिति को अंता कोड़ा कोड़ी लाने में भी जीव को, मतलब जब ये 3 करण करना तो और आगे की बात है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस मैंने क्या बताई थी, सबसे पहले क्या करता है, 7 कर्मों की स्थिति को अंता कोड़ा कोड़ी की लिमिट तक ले आता है। उसके जो भी ज्यादा वाली स्थिति थी, मतलब वो कितने टाइम से पास्ट में वो प्रोसेस मतलब पुरुषार्थ कर रहा होगा, कितना हल्के अध्यवसाय रखे होंगे जो उसने इतने बड़े बड़े स्थिति बंध को अवॉइड किया। उसने कितना स्थिति मिथ्यात्व की अवस्था में रहते हुए भी उसने ओनली अंता कोड़ा कोड़ी की स्थिति का स्टॉक अपने पास रखा, तभी जाके तो उसकी पास्ट की सब खत्म हुई और ओनली एंड ओनली अंता कोड़ा कोड़ी बची। और नई भी उसने अगर बांधी तो अंता कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं बांधी, कोई भी स्थिति एक कोड़ा कोड़ी की नहीं बांधी। तो कितने टाइम से वो प्रिपेयर कर रहा होगा, मतलब उसके अध्यवसाय कितने टाइम से अच्छे अच्छे रहे होंगे, तब उसके लिए एक लकी ड्रॉ खुल गया कि उसके सारे जो स्थिति है वो अंता कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर आ गई। तो अब वो यथा प्रवृत्तिकरण कर लेगा, और यथा प्रवृत्तिकरण करेगा तो और फिर अगर उसने आगे बढ़ गया उसकी विशुद्धि हुई, तो फिर उसको अपूर्वकरण में प्रवेश मतलब एंट्री मिल जाएगी। दीदी कोई जीव अगर फर्स्ट गुण स्थान को टच कर रहा है तो आज नहीं तो कल मतलब किसी न किसी भाव में वो निश्चित ही मतलब सिद्ध गति को प्राप्त करेगा। फर्स्ट को टच कर रहा है मतलब फर्स्ट में ही तो है मतलब फर्स्ट गुण स्थान का गुण उसके में अगर है, वो फर्स्ट गुण स्थान में अगर आया है तो वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी किसी भाव में निश्चित ही मोक्ष मोक्ष को जाएगा। ये तो पूरी बात ही फर्स्ट गुण स्थान की हो रही है ना। फर्स्ट गुण स्थान की ही बात हो रही है, और अनादि काल से जीव फर्स्ट में ही है, अगर सिद्धिक भी फर्स्ट में ही है। जो नहीं तो फिर वो आगे वहां बढ़ेगा से भी ना, जैसे कि वो फर्स्ट में तो पड़ा नहीं रहेगा ना, मतलब कभी ना कभी उसके भाव ऐसे होंगे कि आज नहीं तो कल किसी ना भाव में। तो वो जो भावी होगा वही तो निकलेगा। वही हमने इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट बात वही करी कि जो जीव भव सिद्धिक है, भव सिद्धिक के साथ साथ भी जो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, कृष्ण पाक्षिक है, उसकी बात नहीं करी। जो जीव शुक्ल पाक्षिक हो गया, मतलब अब उसका मोक्ष जाना, उसकी टिकट बन गई है, रिजर्वेशन हो गया है उसका। मतलब पहला रिजर्वेशन तो हो गया, ये तो फिक्स्ड है कि वो जाएगा, टिकट भी बन गई है, रिजर्वेशन भी हो गया है,
और साथ साथ में उसके जाने के दिन भी पास आ गए, मतलब भव सिद्धिक है, मतलब पक्का है, टिकट बन गई है उसकी, अब वेटिंग में थी अभी तक, अब रिजर्वेशन भी हो गया, मतलब शुक्ल पाक्षिक बन गया। शुक्ल पाक्षिक बनने के बाद अब दिन पास आ गए उसके, मतलब उसका ओनली अर्धपुद्गल परावर्तन बचा, वो शुक्ल पाक्षिक बचा, बन गया, तो शुक्ल पाक्षिक बन गया, अर्धपुद्गल परावर्तन बचा, तो अब इसके बाद ही उसमें ये अध्यवसाय आते हैं और सम्यक प्राप्त होता है। उसके पहले मिथ्या दृष्टि, कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव इसको प्राप्त नहीं कर पाएगा प्रथमोपशम सम्यक्त को, जब वो भव सिद्धिक हो पहली बात, और दूसरी बात वो शुक्ल पाक्षिक भी बन गया हो। ठीक है, तो शुक्ल पाक्षिक होने के लिए सम्यक्त्वी होना जरूरी नहीं है। जब उसका भवीय जीव का अर्धपुद्गल परावर्तन हो गया तो वो मिथ्यात्वी भी ऑटोमेटिकली शुक्ल पाक्षिक हो जाएगा, कहला जाएगा। शुक्ल पाक्षिक को ठीक है। प्रोसेस नहीं होती, वो सिर्फ टाइटल दिया जाता है कि जीव का ज्यादा है संसार काल तो कृष्ण पाक्षिक है, जीव का कम बचा है तो शुक्ल पाक्षिक, सिर्फ टाइटल दिया जाता है, उसमें ठीक है। ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अच्छा एक बार हम ये और देख लेते हैं। दीदी, इसका टोटल सार ये निकला कि मिथ्या दृष्टि जीव को समकित की ओर बढ़ाने का ये प्रोसेस हुआ, है ना? इसका पूरा सार यही निकला ना कि अपन मिथ्या दृष्टि के अध्यवसाय बढ़ाते बढ़ाते उनको समकित में जाने के लिए प्रोसेस चला ये। अभविक को सम्यक्त्व प्राप्ति नहीं होती है। नहीं, एक बार प्लीज डाउट्स आप रखना है, एक बार चार्ट और देख लेते हैं एक बार हम। अच्छा इसमें ना, ठीक है, आप आपका फोन एक बार रोटेट करके देखना। यहाँ पर क्या बताया है, ये जो चार्ट बताया ना, इसमें जो अभी हमने ये जो देखा था बोर्ड पर, ये ही इस चार्ट में बताया है। क्या लिखा है ऊपर? असत कल्पना से, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ ऐसी कल्पना ले रहे हैं, मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि एक स्थिति बंध का काल 3 समय का है। ठीक है, फर्स्ट समय, सेकंड समय और थर्ड समय, एवं यथा प्रवृत्त का कुल काल 12 समय का, 12 नहीं 9 समय का है, 333 है ना, 9 समय का माना गया है। तो फर्स्ट स्थिति बंध में क्या होगा, तो फर्स्ट स्थिति बंध के फर्स्ट समय में जितनी स्थिति थी, सेकेंड समय में उतनी स्थिति होगी, थर्ड समय में भी उतनी ही स्थिति का बंध होगा। फोर्थ समय में क्या होगा, तो फोर्थ समय में सेकेंड स्थिति बंध स्टार्ट हो गया है ना, वो 3 समय का अंतर्मुहूर्त काल था, फर्स्ट अंतर्मुहूर्त, अब सेकेंड अंतर्मुहूर्त वापस 3 समय का है, जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फोर्थ समय में क्या होगा, तो फोर्थ समय में जो अभी पहले वाला था, थर्ड समय वाला जो स्थिति बंध था, उससे पल्योपम का संकेतम भाग हीन, मतलब जितना नीचे गिरा है, वो जितनी कम स्थिति हुई है, वो स्थिति क्या है, पल्योपम का संकेतम भाग। फिर जब ऐसे चौथा समय, पांचवा समय, छठा समय, ये दूसरा अंतर्मुहूर्त निकल गया, तो अब तीसरे अंतर्मुहूर्त में क्या होगा, 7, 8, 9 समय में सिक्स्थ वाले के पीएसबी वापस माइनस हो गया, तो ये तीसरा स्थिति बंद हो गया। ठीक है, इसमें जो वो बताया गया यहाँ पर ऊपर कॉलम में चित्र में दर्शाए गए प्रमुख बिंदु, प्रत्येक स्थिति बंध में निरंतर तुल्य स्थिति का बंध होता है, निरंतर बंध हो रहा है, और तुल्य मतलब इक्वल फर्स्ट में। सेकंड स्थिति बंध में क्या हो रहा है, तो सेकंड में पल्योपम का जो लास्ट वाला जो पल्योपम मतलब जो फर्स्ट स्थिति बंध था, उसका जो लास्ट वाला समय है, उससे लास्ट समय, फर्स्ट समय, थर्ड समय, कोई भी समय बोलो, हर समय एक जैसी हो रही थी, तो फर्स्ट स्थिति बंध से पीएसबी कम करने पर सेकंड स्थिति बंध होता है। ठीक है, इसी प्रकार उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक समझ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास। एक मेरा डाउट था इसमें, जैसे वो अभी जो ड्रॉप स्थिति बंद, ये वाला पहला स्थिति बंद, दूसरी स्थिति बंद और तीसरी स्थिति बंद कम कम होते जा रहा है, तो जो जैसे पहले से दूसरे में कम हुआ, तो वो दूसरे से तीसरे में सबका इक्वल अमाउंट में कम होते जाता है क्या, कि कोई ऐसा निश्चित नहीं है? पीएसबी कम होता है हर बार, पीएसबी पल्योपम का संकेतम भाग, वो पल्योपम का संकेतम भाग मतलब उतना ही इक्वल रहता है हर राउंड के लिए, उतना कम होगा वो? हाँ जी, धन्यवाद दीदी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम मित्राप्ता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से क्षमा याचना।
जय जिनेन्द्र। साधना धन्यवाद। धन्यवाद।